Hello, my dear students. You are watching WS Academy, and this is current affair, most important current affair for cooperative societies, especially for cooperative societies, assistant registrar cooperative societies, and in general for other exams as well, because it's a breakthrough for cooperative societies जो recently हमने देखा, आप सब लोगों ने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा. इट्स ऑल अबाउट द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो उसमें चेंज लाई गई रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. सो ये स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिड. वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है. ठीक है, तो पूरी तरह से रिजिड भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, कुछ एरियाज में फ्लेक्सिबल है, कुछ एरियाज में रिजिड है. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लानी होती है, कोई भी मॉडिफिकेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं, कोई भी चेंज जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट. क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं. ठीक है, और जब वो चेंज आती है एक्ट के फॉर्म में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं. ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी में. ठीक है, तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं. और तीसरा पॉइंट, जब भी हमें अमेंडमेंट करनी होती है तो अमेंडमेंट बिल जो होती है वो कौन लाता है, और अमेंडमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है. कौन कर सकता है? पार्लियामेंट में हम बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ पार्लियामेंट में कर सकते हैं. ये हम स्टेट लेजिस्लेचर्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, अब आएंगे हम मेन पॉइंट पे. देखिए, जो अमेंडमेंट का तरीका है, 3 तरीके हैं. पहला है सिंपल मेजॉरिटी से. ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. इस करंट अफेयर के टॉपिक से पहले ज़रूरी है इसको समझना. जिनको पता नहीं है, अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द अदर थिंग्स. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी एक तरीका होता है. सिंपल मेजॉरिटी से आप अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट. उसमें क्या क्या आता है, मैं एग्जांपल थोड़ी सी दूंगी. अगर सिटीजनशिप में हमें कोई चेंज लानी है, ठीक है, अगर कोरम में चेंज लानी है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में एबॉलिश या क्रिएट करना है, अगर स्टेट्स का नॉर्म या स्टेट्स का बॉर्डर चेंज करना है, ये पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है. ठीक है, आई होप कि इतना आप सब लोगों को पता होगा. यहाँ तक समझ आया? उसके बाद दूसरा तरीका होता है स्पेशल मेजॉरिटी. इसका नाम भी आपने सुना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी. जो भी चीज़ें पहले और तीसरे तरीके से नहीं होती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज लाना, या DPSPs में चेंज लाना. ठीक है, ये सारा कुछ कैसे होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से. ठीक है, देखो, सिंपल मेजॉरिटी हो गया, अगर 500 है ना, अगर 251 वोट्स आ गए तो हो गया सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन हाफ. ठीक है, ये सिंपल है, मोर देन हाफ. अब देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी हो गया, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं स्पेशल मेजॉरिटी में. एक हो गया, पहले तो मोर देन हाफ होना चाहिए, मोर देन हाफ होना चाहिए पहले, मतलब जो वोट इस हक में देंगे वो मोर देन हाफ होना चाहिए. दूसरा, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग. एक तो प्रेजेंट भी होनी चाहिए, जितना स्ट्रेंथ है 2/3 उसमें से प्रेजेंट भी होनी चाहिए, और वोट भी करने चाहिए. ठीक है, तो फिर टेस्ट होता है जब वोटिंग होती है, कितने वोट्स आएंगे, ये क्या मोर देन हाफ है ऑलरेडी. तो इसमें थोड़ा सा ए बिट टफ होता है ऐसी बिल पास होना. तो स्पेशल मेजॉरिटी इसीलिए उन एरियाज पे रखा गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है. ठीक है, ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी. तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. ये भी आपने सुना होगा, तीसरा जो ये है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तीसरा है, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से हाफ नंबर अगर रेटिफाई करेगी, बोलेगी हाँ जी ठीक है ये, तो फिर वो अमेंडमेंट वजूद में आता है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो अमेंडमेंट है उसके लिए आर्टिकल 368 जो है डील करता है. आर्टिकल 368 डील करता है. और यहाँ पे जो हमें हमारा जो टॉपिक है उसके साथ कौन सा प्रोसीजर डील करता है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. ये वाला हमारे टॉपिक के साथ डील करेगा. यहाँ तक समझ आया? बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा तेज जा रही हूँ. ये आपने ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ा होगा. और इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करेगा? आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए. आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 हमें बताता है.
ठीक, देखो जब भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स है तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इसके लिए भी हमें अगर हमें चेंज इसमें लानी है तो हाफ ऑफ द स्टेट्स हमें इसको रेटिफाई करने चाहिए। और अगर हमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ चेंज करनी है, ठीक है, उसके लिए भी हमें ये तीसरा वाला प्रोसीजर चाहिए। और अगर हमें 7th शेड्यूल में कोई चेंज लानी है, अगर हमें 7th शेड्यूल में कोई चेंज लानी है, उसके लिए भी ये तीसरा तरीका जो आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 हमें बोलता है कि आप स्पेशल मेजॉरिटी, पहले से स्पेशल मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में इसको पास करो, उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट से कंसेंट लो, तो इस चीज़ के लिए भी यही तरीका चाहिए होता है, इसके लिए 7th शेड्यूल में चेंज लाने के लिए। अब देखिए 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट 2 एंड कंकरेंट लिस्ट 3, ठीक है। अब देखो अब अगर जब हमने क्या किया, जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ये कब आया, मैंने आपको इन डिटेल ये पढ़ाया है, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टूडेंट्स को इन डिटेल पढ़ाया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो आया 2011 में। कब आया? 2011 में आया। तो इसने किस चीज़ के साथ छेड़छाड़ की, इसने किस चीज़ के साथ अमेंडमेंट किया? ये जो एंट्री 32 थी लिस्ट नंबर 2 में, स्टेट लिस्ट में, उसके साथ चेंज किया इसने। एंट्री 32 लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल, ठीक है। ये सब चीजें आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। एंट्री 32 लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट किसका? 7th शेड्यूल का। उसके साथ जब भी चेंज जब हुई तो दैट मीन्स कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, जरा आप बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए? प्रोसीजर 3rd, दैट स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए था, बिकॉज इट वाज एंट्री 32 इन लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट जो 7th शेड्यूल का होता है। क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ है दैट मीन्स एक्सक्लूसिवली स्टेट का डोमेन होता है ये, ठीक है। और उसमें अगर हमें चेंज लानी है तो हमें पहले स्टेट्स का, हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। अब देखिए जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उस टाइम पे जो रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स है उसके लिए इसको नहीं भेजा गया। और जबकि 73rd, आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये थे रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। जब ये वजूद में आ गए, जब हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, उस टाइम रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स के लिए, इस कंसेंट के लिए भेजा गया और स्टेट्स ने कंसेंट भी दिया। तब जाके 73rd एंड 74th, क्योंकि जो पंचायत है वो भी उसमें भी स्टेट्स लिस्ट में ही इधर उधर करना था, ठीक है। तो उसमें भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर इंक्लूड करना था, तो उस टाइम इसके लिए प्रोसीजर बराबर फुलफिल हुआ। और जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट जो है उसने बोला कि इसको एनुअल करना चाहिए क्योंकि तरीका सही नहीं है। इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट वायलेट्स द प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजरल एम्बिग्यूटी इसमें थी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी की भी बात आई, आप वो छोड़िए, आपको बेसिक याद रखना है कि जो गुजरात हाई कोर्ट जो है उसने बोला कि ये तरीका सही नहीं है, सो इट शुड बी एनुअल्ड। गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में पहले ये बात उठाई और उसने ये ऑर्डर पास किया, ठीक है। अब हम आएंगे जो करंट अफेयर जो रिसेंटली आया, आई थिंक जुलाई के मंथ में। आपको ये चीज़ें भी मैंने पढ़ाई कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये पार्ट 9B में आता है, और जो आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं ये आप याद, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए है ये 243ZH to 243ZT, ठीक। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे, देखिए। और एक सेकंड, देखिए अब क्या है 97th, इतना मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि बेसिकली होता क्या है प्रोसीजर, सो दैट कि आपको ये जो टॉपिक है समझ आए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में के बारे में क्या हुआ? 3 जज बेंच बैठा, 3 जजेस बैठे एक बेंच में, 3 जज बेंच बैठा, किसका? सुप्रीम कोर्ट का,
किसका? सुप्रीम कोर्ट का। एंड दे एनुल्ड पार्ट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड पार्ट 9B। और उन्होंने बोला कि जो उन्होंने ख़त्म किया किसको? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पार्ट को और पार्ट 9B जो है उसके पार्ट को, ठीक है। और इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और पार्ट 9B हमें क्या बोलता है? इट इज़ टाइटल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इट इज़ टाइटल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये है स्टेट सब्जेक्ट। कैसे है? मैंने आपको बोला एंट्री 32 लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल, ये है स्टेट सब्जेक्ट। देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था बाय पार्लियामेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वहीं पे इंट्रोड्यूस होती है। विदाउट गेटिंग देम ratified by state legislatures as required by the constitution under article 368 सब clause 2। तो ये पास किया था पार्लियामेंट में, मगर इन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट नहीं लिया था, जो कि हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर अमेंडमेंट का अंडर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2। तो मसला बेसिकली यही था, इन पार्लियामेंट ने पास किया था इसको, लेकिन कंसेंट स्टेट्स का नहीं लिया गया था। कोर्ट ने बोला जो पार्ट 9B है ऑपरेटिव ओनली इन सो फॉर इट कंसर्न्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोर्ट ने बोला पार्शियली इसको क्यों एनुल किया गया, पार्शियली, फुली क्यों नहीं? क्योंकि बोला जो हाफ ऑफ द पार्ट इसका है वो सही है, पार्लियामेंट कर सकता है। क्योंकि जब मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ाया, अगर हम प्रीवियस एक्ट्स की बात करेंगे, अगर हम बहुत पहले जो इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी या इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर हम वहाँ की बात करेंगे, तब भी पार्लियामेंट को एक जो अथॉरिटी थी किस पे थी? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। और जब इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन टेरिटरीज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी वो भी अंडर पार्लियामेंट ही आती थी। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? जो एक से ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कुछ ऐसी इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में चलती हैं। अब देखो, जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज़्यादा स्टेट्स में चलेंगी, उस पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। कैसे? एक स्टेट बोलेगी हम, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट है, स्टेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है आपस में इनके रूल्स में। एक स्टेट बोलेगी कि हमारा रूल अप्लाई करो, दूसरा स्टेट बोलेगी नहीं हमारे तरीके से चलो, ठीक है। और तीसरे स्टेट के मेंबर्स बोलेंगे नहीं हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, हम अपने स्टेट के हिसाब से चलेंगे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स भी है हमारे पास। तो बहुत बार ऐसे एक्ट्स आए और विद टाइम इसको चेंज भी हुए, मॉडिफाई भी हुए, एंड दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो इसीलिए पार्शली इसको एनुल किया गया, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड जो भी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताता है वो अभी भी वैलिड है, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर है, क्योंकि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में भी ये इसका जिक्र है। और इन जब एक से ज़्यादा स्टेट्स में अप्लाई किया गया या यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए ये रूल्स बना सकते हैं और डायरेक्शन भी दे सकते हैं। बोथ विद इन वेरियस स्टेट्स एंड इन द यूनियन टेरिटरी, जो क्या बहुत सारे स्टेट्स में है या यूनियन टेरिटरीज में है। तो कोर्ट हमें इसलिए बताता है कि पार्शियली इसको ये किया गया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, क्या उन्होंने बोला जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है कम अंडर द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो एक्सक्लूसिवली जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको पावर है इस पे ये करने का कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। ये हमें कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। तो और एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का हवाला भी दिया, बिल्डर्स, ध्यान से सुनिए, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस का हवाला दे के भी इसको ये क्या किया? पार्शियली एनुल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इससे क्या हुआ कि सेंटर ने डायरेक्शंस दी स्टेट्स को, उसने जो कंट्रोल और डायरेक्शन से वो अपने हाथ में ले लिया। हमने ये इन डिटेल पढ़ा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो सेंटर ने डायरेक्शंस दी है वो क्या क्या डायरेक्शंस दी है। बोला है, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा वो, कि डायरेक्टर्स इतने नंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतनी सीट्स इस OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व होनी चाहिए, इतनी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जो ये है इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए और रजिस्ट्रार के पास कितना पावर होना चाहिए। तो ये सारी जो टर्म्स है, डायरेक्शंस
है, कंट्रोल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और सेंट्रल जो सेंटर है उसने अपने हाथ में ले लिया है बाय दिस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या हमें दिखाता था? इनडायरेक्ट वे ऑफ शिफ्टिंग द पावर, indirect way of shifting the power of states to center, that is not good for जो ये होता है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा उसके लिए जो फेडरल क्वासी फेडरल है, हमारी जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, फेडरलिज्म के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ये हेल्दी नहीं होता है। तो कोर्ट ने बोला कि सेंटर डायरेक्शंस दे रहा था हर एक चीज़ पे, एंड इट वाज अ साइन ऑफ इनडायरेक्ट वे ऑफ शिफ्टिंग द पावर फ्रॉम द स्टेट्स टू द सेंटर। और उन्होंने हवाला दिया बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का, और इसीलिए उन्होंने बोला कि इसमें प्रोसीजरल एम्बिग्यूटी है। और गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में ही ये बोला था, और आज 3 जज बेंच बैठा पार्लियामेंट में, तो ये सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इसको पार्शली एनुल किया। अब हम तो इसी के साथ थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे। मैंने आपको हमने तो कोऑपरेटिव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये होती है, हमने पढ़ा है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो खुद आना चाहेगा एज अ मेंबर, थोड़ी सी उसको फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, तो वो एक वॉलंटरी है, जिसको मर्जी हो वो आ सकता है और जिसको मर्जी छोड़ना वो छोड़ सकता है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। और कौन से लोग आते हैं? ऑब्वियसली वही लोग आते हैं जिनकी कोई कॉमन नीड्स होगी, जो एक कॉमन कैटेगरी या कॉमन क्लास के साथ बिलोंग करती हैं, यूजुअली ये पुअर के लिए है। फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक गोल्स या इंटरेस्ट जो उनके होते हैं। ओबियसली हमने इन डिटेल ये पढ़ा कि कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में चली, कैसे डिफरेंट स्टेट्स में चली, फिर हमने सक्सेसफुल मॉडल्स देखे, कैसे जो पुअर पीपल थे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। कोऑपरेटिव्स, इसमें बहुत सारी किस्में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, इन सब के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा है। अब देखो बेनिफिट्स कुछ लिखे हैं मैंने यहाँ पे। बेनिफिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? एनहेंसिंग सोशल कोहिजन एज अ सोसाइटी में एक एज अ यूनिट, इसको सोसाइटी को एज अ यूनिट ये रखती है, उसमें एक जो सोशल सेंटिमेंट है वो आ जाता है, तो एक स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन दिखता है जो मेंबर्स होते हैं इससे, कोऑपरेटिव मूवमेंट से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब मेंबर्स आते हैं वो फिर थोड़े थोड़े से पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो बैंक में भी रखते हैं और एक फॉर्मल चैनल में से ये लोन लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और जो उसका जो प्रॉफिट आता है, बहुत सारा प्रॉफिट आता है, कुछ प्रॉफिट ये रखते हैं सरप्लस जब होता है, तो कुछ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रखते हैं, कुछ आपस में ये बांटते हैं, वो भी एक रूल होता है कि कैसे बांटना है, शेयर होल्डर्स होते हैं इसके, ये सब हमने पढ़ा है। एलिवेट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द पुअर, तो ओवरऑल ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, पुअर को कॉन्फिडेंस देता है और उनको ये वापस इंक्लूड करती है सोसाइटी में, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि शायद हम अलग है इस सोसाइटी से। तो ये फ़ायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। इट रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़ बाय फैसिलिटेटिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको ये कम करता है, ठीक है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, फिर वो डायरेक्टली बात करते हैं कोऑपरेटिव से, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर कोई सब्सिडी वाली स्कीम आई, गवर्नमेंट को ज़्यादा ईजी होता है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव के साथ बात करना, क्योंकि फिर वो अपने लोगों तक बात पहुँचाते हैं, तो जिससे ज़्यादा लोग फिर बेनिफिट हासिल करते हैं। गेनिंग एक्सेस टू फॉर्मल लोन्स एट अफोर्डेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कोऑपरेटिव्स के जो लोन होते हैं उनमें इंटरेस्ट कम होता है, जो ग्रेस पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, उनको जल्दी वो रीपे नहीं करना होता है, और जो इंटरेस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर लोन्स बहुत ही कम होता है। और अगर कोई आएगा बोलेगा कि, और कोलेट्रल वाला ज़्यादा इशू भी नहीं रहता है, और अगर कोई आएगा कि उसको थोड़े से पैसे चाहिए, उसको भी वो लोन मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई थी है कि सक्सेसफुल जो इंडिया में जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स है, कुछ के नाम है इंडियन कॉफ़ी हाउस है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन है, जो सक्सेसफुल कुछ ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमने इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया बहुत सारों के नाम जो सक्सेस
सक्सेसफुल हुए हैं। इवन कुछ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। और मैंने आपको बोला कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, क्योंकि किसी स्टेट में कुछ और चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो उनके वो वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। और कुछ रीसेंट स्टेप्स उठाए गए, जैसे न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन टू स्ट्रीमलाइन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जैसे ये जो कोऑपरेटिव, आपको पता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया में। तो अब सारी चीज़ें कैसे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जैसे एक प्लान्ड वे में जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, वो आएंगे तो उससे ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और एक जो रिसेंट एक हुआ था, दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया, जिसने RBI विच गिव्स RBI द पावर, RBI को एक पावर मिला टू सुपरसीड बोर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनेबल्स मर्गर्स एंड एक्विजिशंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आप RBI को लगेगा कि कोई कोऑपरेटिव बैंक जो कुछ बड़े पैमाने पे होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको लगेगा कि ये बिल्कुल खसारे में चल रहे हैं, इन्होंने बैड लोन्स हो गए इनके, तो वो मर्जर भी कर सकता है, दो तीन को मिला सकता है, या क्या कर सकता है कि उनके बोर्ड्स को सुपरसीड कर सकता है। जो उनके बोर्ड्स होंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के, उनको डिसॉल्व करके वो किसी अपॉइंट करेगा, कोई अथॉरिटी उसके हाथ में देगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होता है चेक होना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉडर्स आ जाएंगे, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और फिर वो गरीबों के पैसे लूटेंगे। तो इस चीज़ के लिए नज़र रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब इन शॉर्ट में कुछ और पॉइंट्स बोलूँगी। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उससे कहाँ चेंज आई थी। पहला आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C इंट्रोड्यूस हुआ था। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C फंडामेंटल राइट्स में ये हमें क्या बोलता है, इट गारंटीज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ये फंडामेंटल राइट्स में था। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C ये इंट्रोड्यूस हुआ था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। दूसरा आर्टिकल 43B डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आया है। आर्टिकल 43B डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसमें क्या बोलता है, ये स्टेट्स शैल एंडीवेयर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और एक चीज़, तीसरी चीज़ क्या हुई थी, पार्ट 9B इट डिक्टेटेड द टर्म्स फॉर रनिंग कोऑपरेटिव्स। आपको पता है, जो मैंने अभी बोला, पार्ट 9B जो हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, रिजर्वेशन, टेन्योर, रजिस्ट्रार की जो पावर्स हैं, वो सारा कुछ कैसे डिक्टेट किया था सेंटर ने। और स्टेट्स को जो मेन प्रोविजंस थे, मतलब जैसे जो टर्म्स सेंटर ने बोली थी इसमें पार्ट 9B में, स्टेट्स को वो लाजमी माननी थी। उसके बाद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी अंदर से अपने हिसाब से उनको बनाना था, लेकिन जो मेन मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, रिजर्वेशन या कुछ टेन्योर कितना रहेगा, रजिस्ट्रार के पास का पावर रहेगा, बाकी अगर इश्यूज होंगे स्टेट खुद अपॉइंट कर सकती है कोई अथॉरिटी, वो चीज़ें माननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि अगर स्टेट्स वो नहीं मानते तो इससे क्या वो क्या दिखाता, वो दिखाता वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टेट्स कुछ और तरीका अपनाते या कुछ और खुद का रूल बनाते तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि इन्होंने जो सही तरीका नहीं अपनाया था जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इसीलिए जो 3 जज बेंच है उन्होंने पार्शली बोला इसको एनुल करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। सो यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।